हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं अपने लेक्चर 7 पे मॉडर्न अलजेब्रा का। हमने लेक्चर 6 में थोड़े क्वेश्चंस किए रिंग्स के, अब हम रिंग्स एंड फील्ड्स पे आ चुके हैं। तो मैम ने 2018 तक के क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। नाउ वी कम टू 2017 क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट एफ बी अ फील्ड। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो हम पहले दो क्वेश्चन करने वाले हैं वो बेसिकली रिंग पॉलिनोमियल पे बेस्ड होने वाले हैं, और उसमें कुछ नहीं है। रिंग पॉलिनोमियल और रिंग में रिलेशन है कि हम रिंग एक कम्यूटेटिव रिंग लेते हैं। रिंग कौन सी? कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव रिंग्स पे काम करते हैं, और उनकी हेल्प से हम आर एक्स एक होता है वो सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स बनाते हैं जिसके कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो सारे उस रिंग से आते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल रिंग कहते हैं। ठीक है, तो हम रिंग्स पे काम रिंग पॉलिनोमियल्स पे काम करने वाले हैं, और हम पहले दो क्वेश्चन जो आज करने वाले हैं वो बेसिकली रिंग पॉलिनोमियल पे ही होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि अगर एक एफ फील्ड है एंड एफ एक्स डिनोट्स द रिंग ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे मैंने बताया। मैं आपको एक बार उसकी डेफिनेशन दिखा देती हूँ। डेफिनेशन ये है पॉलिनोमियल रिंग की कि अगर आर लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग, द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर आर दैट इज आर एक्स। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, वी डिनोट इट लाइक दिस। ठीक है, वी डिनोट लाइक दिस आर एक्स इज इक्वल्स टू, ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस टिल ए एन एक्स एन। ए आई बिलोंग टू आर एंड एन बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, राइट। ये पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है। एन हमारा यहाँ पे मतलब जो भी पावर होगी या डिग्री जिसे कहते हैं पॉलिनोमियल की, वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगी। इज कॉल्ड अ रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर आर। ठीक है, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हाँ, तो इसमें बोला है कि ये एफ एक्स जो है वो ये डिनोट कर रहा है पॉलिनोमियल, और एफ हमारी एक फील्ड है ओवर अ सिंगल वेरिएबल एक्स फॉर। अब ये दो पॉलिनोमियल्स हैं एफ एक्स जी एक्स जो कि इस पर्टिकुलर एफ एक्स से बिलोंग करते हैं विद जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जी एक्स जीरो पॉलिनोमियल नहीं है। हमें शो करना है कि ऐसे दो पॉलिनोमियल और एग्जिस्ट करते हैं एफ एक्स में सच दैट इधर डिग्री आर एक्स इज लेस देन डिग्री जी एक्स, और आर एक्स का आर एक्स जो है ये पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल है, एंड हम एफ एक्स को जी एक्स के ऐसे टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको जब देख रहे होगे तो यू कैन इजिली सी कि ये हमारा नॉर्मल जो हम बात करते हैं इसमें ये डिविजन एल्गोरिथम की तरह है। सो वी कॉल दिस इन रिंग पॉलिनोमियल्स, वी कॉल दिस पर्टिकुलर थ्योरम, वी कॉल दिस एज डिविजन एल्गोरिथम। ओके, हम इसको डिविजन एल्गोरिथम बोलते हैं, और हम आज ये प्रूफ करेंगे, हम शो करेंगे इसको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। चलो अब हम शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज अज्यूम करेंगे एफ एक्स की, बिकॉज हमें यहाँ में नहीं पता कि एफ एक्स की डिग्री क्या है। तो पहले में अगर वी लेट डिग्री ऑफ एफ एक्स बी इक्वल टू जीरो। अब जैसे हमें पता चला कि डिग्री जो एफ एक्स की जीरो है, तो ये इंप्लाई करता है कि एफ एक्स जो हमारा है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब डिग्री ऑफ जी एक्स की उस पर अज्यूम करते हैं। अगर जी एक्स की डिग्री जीरो है, ठीक है, तो हम लेट करते हैं जी एक्स को भी एक कांस्टेंट बी। ठीक है, सिंस जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, तो दिस इंप्लाइज दैट बी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, लेट करते हैं क्यू एक्स, जो हमें बोला गया है एक क्यू एक्स लेने के लिए। क्यू एक्स को लिया हम लोगों ने सी बाय बी। ठीक है, हमने क्यू एक्स को सी बाय बी लिया, एंड या अगर जब हम सी बाय बी लेंगे तो हमें दिखेगा क्लियरली कि आर एक्स जो है वो हमारा जीरो ही होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज हमने एफ एक्स को सी लिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इन सब चीजों की हेल्प से वी कैन से देन एफ एक्स, या इसको ऐसे नहीं देन, मतलब हमें दिखाना है ना कि वी नीड टू शो कि हम इसको वी कैन राइट एफ एक्स इन टर्म्स ऑफ जी एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जी एक्स हमने क्या लिया हुआ था, जी एक्स डॉट क्यू एक्स प्लस आर एक्स। हमें ये दिखाना है कि ये एफ एक्स के बराबर है। हमने यहाँ एफ एक्स सी लिया हुआ है, क्या हमारा ये आ रहा है? हाँ आ रहा है, बिकॉज जी एक्स को हमने लिया है बी, डॉट क्यू एक्स को हमने लिखा है सी बाय बी प्लस जीरो। तो ये हमारा बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आएगा सी विच इज ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स। करेक्ट। सो वी हैव शोड दैट एफ एक्स कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म with the help of gx, qx and rx, and we have also showed
दैट इज इस पर्टिकुलर केस में आर एक्स जो है हमारा 0 आ रहा है, या तो आर एक्स 0 होना चाहिए या तो डिग्री ऑफ आर एक्स शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, करेक्ट। तो ये होना चाहिए। अब नेक्स्ट केस हमारा है, our next case is when if degree of gx is greater than equal to 1। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं कि if degree of gx is greater than equal to 1, ये इसका सब केस है। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, fx को 0 डिग्री लिया हुआ है, gx को इसका पहला सब केस है ये a, इसको मैं a b कर देती हूँ, एक्चुअली फर्स्ट सेकेंड नहीं, फर्स्ट केस का a b है ये, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पहला केस में लिया कि gx का जो है वो एक डिग्री ऑफ gx इज 0, सॉरी मैं यहाँ डिग्री लिखना भूल गई, डिग्री gx इज 0। तो यहाँ पे हमारा ऐसे हो गया, ये पर्टिकुलर केस हमने कर लिया हैंडल। अगर डिग्री 0 नहीं है, इक्वल टू या ग्रेटर देन 1 है, तब क्या होगा, तब हमने क्या किया, देन qx इज इक्वल टू 0, हमें qx इज इक्वल टू 0 and rx is equal to a constant। okay, this implies अगर हम gx की डिग्री greater than equal to 1 लेते हैं, gx dot qx, अब हमको पता है ना कि gx की डिग्री greater than 1 है, तो हमने qx को 0 मान लिया, क्योंकि हम qx और rx में कुछ भी ले सकते हैं, qx can be anything, राइट। तो इट कैन बी 0 पॉलिनोमियल एज वेल। तो हमने 0 पॉलिनोमियल माना और rx को c माना, तो हमारा यहाँ से फिर से यही आएगा कि ये हो जाएगा 0 when we put here gx dot 0 plus c, ठीक है। तो ये विल बी c is equal to fx। अगेन वी हैव प्रूव्ड कि हम fx को gx qx एंड rx पॉलिनोमियल्स की हेल्प की से लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा rx जो है, यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ gx एंड डिग्री, यहाँ पे हम डिग्री ऑफ rx लिखते हैं। डिग्री rx क्या होगा, degree of rx is 0 which is less than degree of gx, as you can see, because degree of gx जो है वो 1 या 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि डिग्री ऑफ rx is less than डिग्री ऑफ gx, इधर होना चाहिए, या तो rx 0 आना चाहिए, यहाँ पे हमने क्लियरली rx को 0 नहीं लिया है, करेक्ट। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि डिग्री ऑफ rx is less than डिग्री ऑफ gx। तो ये हमारा हो गया उसका बी पार्ट। नाउ हमारा सेकेंड केस है कि अब हम सेकंड केस लेते हैं, हमने पहला केस लिया था जिसमें डिग्री ऑफ fx was 0। नाउ वी आर टेकिंग अ केस इन विच डिग्री ऑफ fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ gx, मतलब डिग्री ऑफ gx जो है उससे ज्यादा है डिग्री fx की, ठीक है। तो हमने अब हम उसको अज्यूम करेंगे पॉलिनोमियल्स को, fx इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x टिल plus an x to the power n, where an is not equal to 0, and gx be equal to b naught plus b1x till bm x to the power m, where bm is not equal to, where bm is not equal to 0। okay, now this implies what, the degree of fx is n and degree of gx is m। तो हमने लेट किया, हमने अज्यूम किया है, दिस इंप्लाइज दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, करेक्ट, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज द इंडक्शन थिंग टू प्रूव इट फॉर दैट इट इज आल्सो ट्रू फॉर फॉर द पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री n, ठीक है। अब ये ट्रू है, let the result is true for all the polynomials with degree less than n। अब हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि द गिवन रिजल्ट, जो रिजल्ट है हमारा कि जो rx है वो 0 होता है, डिग्री rx इज लेस देन डिग्री gx, और हम fx को gx qx और rx पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। इस रिजल्ट को हम ट्रू मानते हैं। लेट द रिजल्ट बी ट्रू, ठीक है, फॉर ऑल पॉलिनोमियल्स with degree less than n, with degree less than
डिग्री लेस देन n। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी शैल शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n। हमें दिखाना है कि अगर हमने अज्यूम किया कि ये जो रिजल्ट है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स विद पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन n के लिए ट्रू है, तो वो इक्वल टू n के लिए भी ट्रू है। ठीक है, we shall show that the result is true for all polynomials of degree n। ओके, तो हम क्या करेंगे, नाउ वी विल डिवाइड fx बाय gx। ओके, हम डिवाइड करेंगे एंड हम ट्राई करेंगे इसको लिखना इन टर्म्स ऑफ, हम विल ट्राई टू फाइंड द qx rx। ओके, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने लिखा an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 till a naught, and here comes bm x to the power m plus till b naught, b naught। तो हमारा पहला टर्म an xn है, तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, b इनवर्स बी एम इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो e हो जाएगा, और x की पावर n माइनस m, देन ओनली इट विल बी xn, मतलब अब हम इसमें से माइनस करेंगे n माइनस m तभी हो जाएगा, और हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे an। सो आवर फर्स्ट टर्म विल कम एज an bm inverse and x to the power n minus m। करेक्ट, ठीक है, तो हमारा ये आ गया। तो हमें अब बचेगा, विल गेट, यहाँ पे हमारा an xn आ जाएगा, आगे हमें नहीं पता क्या होगा, देन विल गेट जो आगे लिखा जाएगा समथिंग समथिंग, एंड देन विल गेट अ पॉलिनोमियल हियर एंड वी डोंट नो व्हाट दैट पॉलिनोमियल विल बी, सो वी अज्यूम इट टू बी f1x। हमने उसको अज्यूम कर लिया कि वो एक f1x है। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। We assumed it is f1x। now we can write fx as gx into, हम जैसे जानते हैं ना कि हमने बचपन में पढ़ा था कि रिमाइंडर क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो वही हम यहाँ यूज करेंगे। gx हमारा डिविजर है इनटू क्वोशिएंट, ये हमारा जो भी क्वोशिएंट आया है दैट इज an b टू द पावर m in b to the b inverse, मतलब b inverse an b inverse bm inverse x to the power n minus m, and I don't know what else it came, हमें नहीं पता, whatever it came। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, प्लस f1x जो कि हम यहाँ पे अभी अपना रिमाइंडर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसकी हेल्प से लिखा। नाउ दिस इम्प्लाइज f1x is equal to fx minus gx into an bm inverse x to the power n minus m and everything whatever। This implies f1x is equals to 0 or degree of f1x is less than degree of fx which is equal to n। या तो ये 0 है या तो डिग्री ऑफ f1x, हाँ क्योंकि gx का this implies degree of f1x is less than degree of gx और f1x is equal to 0। ठीक है, मतलब f1x या तो 0 हो सकता है, या तो मतलब डिवाइड कर रहा होता है, या तो इसका डिग्री जो होगा वो इससे fx से कम होगा, बिकॉज हम fx से एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन माइनस कर रहे हैं, मतलब तो हमारा जो डिग्री होगा वो लेस हो जाएगा, राइट, बिकॉज यहाँ पे ही दिख रहा है n माइनस m है, fx की डिग्री n है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो भी आएगा हाईएस्ट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो n माइनस m होगा।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया, या तो ये होगा या तो ये होगा, क्लियरली इससे हमें दिख रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन में भी था। ठीक है, सो देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया बाय इंडक्शन, जो अभी तक हम इंडक्शन यूज कर रहे थे, बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस इंडक्शन हाइपोथेसिस देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल। हाँ, यहाँ पे आपको दिख गया पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल एंड f1x इज द rx। बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस वी कम टू नो दैट देयर एग्जिस्ट पॉलिनोमियल q1x, इसको हम मान लेते हैं, एंड r1x। ठीक है, q1x एंड r1x दैट ऑल्सो बिलोंग टू fx, जो हमें पॉलिनोमियल रिंग दी हुई है। ठीक है, such that fx is equal to gx into q1x plus r1x, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं वेयर इधर, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पे कि या तो इधर r1x इज 0 और डिग्री ऑफ r1x इज लेस देन डिग्री ऑफ gx, वेयर इधर r1x 0 होगा, मतलब रिमाइंडर 0 हो गया, डिवाइड कर रहा है, और डिग्री ऑफ r1x इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। यस, ठीक है, यहाँ से दिखा था, मैंने आपको बता दिया कि fx माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे gx की जो f1x की जो डिग्री आएगी वो लेस होगी, करेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये f1x पॉलिनोमियल है, मतलब f1x पॉलिनोमियल जो यहाँ पे हमारा f1x आ रहा है, मतलब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये एक और पॉलिनोमियल मेरे हाथ में आया है f1x, तो हम उसके लिए बाय द गिवन क्वेश्चन वी कैन फाइंड q1x एंड r1x सो दैट वी कैन राइट इट इन दिस टर्म, जहाँ पे rx या तो r1x 0 होगा या तो इसकी डिग्री जो है वो gx से कम होगी। ठीक है, नाउ विल यूज दिस पर्टिकुलर थिंग इन दिस इक्वेशन। ठीक है, नाउ वी कैन राइट fx। अब ना fx पे आते हैं, यहाँ पे हमें एक और पॉलिनोमियल मिला था ना f1x, जो कि एक रिमाइंडर की तरह बिहेव कर रहा था fx के लिए व्हेन वी डिवाइडेड बाय gx, करेक्ट। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्वेश्चन कि हमें पता है कि देयर एग्जिस्ट q1x एंड r1x। ओके, तो fx को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट gx, जो भी हमारा था a n bm इनवर्स x टू द पावर n minus m plus till whatever it was plus g, now we can write f1x, we replace f1x with gx q1x plus r1x। हमने ना इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को भी q1x हमने उसके लिए भी फाइंड कर लिया, q1x r1x एंड gx, मतलब gx की टर्म्स में हमने उसको भी लिख दिया बाय विद द हेल्प ऑफ द एल्गोरिथम। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज वी कैन राइट fx इज इक्वल टू gx, अब हमने कॉमन निकाला तो ये हमारा आ जाएगा a n b m इनवर्स x टू द पावर n minus m x to the power n minus m plus something। ठीक है, ये पूरा एंड प्लस q1x, एज यू कैन सी मैंने इन दोनों टर्म्स में से gx कॉमन निकाला, प्लस r1x। अब हम इस पूरे टर्म को tx मान लेते हैं, ये भी एक पॉलिनोमियल ही होगा, दो एडिशन पॉलिनोमियल का, दो पॉलिनोमियल्स का एडिशन इज ऑलवेज अ पॉलिनोमियल ओनली, सो दिस इंप्लाइज fx is equals to gx dot tx plus r1x। So we get to know that there exists where either r1x is equal to 0, हाँ जो हम ले करते हुए आए हैं, हमने पहले उसमें इस वाले में बोल दिया था कि r1 where either r1x is equal to 0 or degree r1x is less than degree of gx। ठीक है, सो बाय दिस वी कंप्लीट आवर क्वेश्चन, हमने प्रूव कर दिया कि fx जो है हमारा, उसको हम दो पॉलिनोमियल्स की हेल्प से q1x r1x की हेल्प से वी कैन राइट इट, सॉरी यहाँ पे हमने जो दिखाया tx एंड rx की हेल्प से वी कैन राइट इट, एंड हमने ये भी प्रूव कर दिया कि r1x की जो डिग्री होगी या तो वो लेस देन डिग्री ऑफ gx होगी और r1x या तो 0 होगा। दिस कंक्लूड्स आवर क्वेश्चन, आई नो इट्स लिटिल टिपिकल, बट आप लोग बार बार इसको देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कैसे हुआ ये क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल है। इसमें दो केसेस बनाए हैं और एक केस के दो सब पार्ट्स की हेल्प से वी हैव डन दिस क्वेश्चन।
ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा टिपिकल और थोड़ा सा थोड़ा नहीं काफी लेंदी है. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन दैट क्वेश्चन. ओके, हाँ, तो ये क्वेश्चन है 2016 का. जो क्वेश्चन कहता है के बी अ फील्ड, और फिर से यही है के एक्स, हम इसमें एक रिंग पॉलिनोमियल से डील करेंगे ओवर सिंगल वेरिएबल एक्स फॉर अ पॉलिनोमियल. अब हमारे पास आता है कोई पॉलिनोमियल है एफ जो कि के एक्स से बिलोंग करता है. अब हमने नॉर्मल रिंग में आपने देखा था दिस डिनोट्स द आइडियल इन के एक्स डिनोटेड बाय एफ. ये एक प्रिंसिपल आइडियल है, ठीक है, आइडियल होता है of f. Show that this is a maximal ideal. Now we need to show maximal ideal. Definition same है, बस यहाँ पे हम polynomials की बात करते हैं, ना कि elements की या sets की. Okay, we don't talk about the मतलब ideal होता है वो particular fx, but we don't say it like f or elements. We say it like a polynomial. तो हम consider polynomial करते हैं. In kx, if and only if f is irreducible polynomial over k. Let's first see the definition of irreducible polynomial. व्हाट इज एन इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल. हाँ, अगर डी एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन हमें पता है कि अगर ए और बी इंटीग्रल डोमेन में है तो ए बी इज इक्वल टू 0 है अगर, तो या तो ए को नॉन जीरो होना पड़ेगा या तो बी को नॉन जीरो होना पड़ेगा. ठीक है, यस, ईदर और होता है, बोथ नहीं होता. बोथ शुड नॉट बी नॉन जीरो, ईदर ऑफ देम शुड बी नॉन जीरो एंड वन ऑफ देम शुड बी जीरो. ठीक है, तो अगर इधर बोथ ऑफ देम इज नॉन जीरो देन इट इज जीरो डिवाइजर. ठीक है, तो डी एक इंटीग्रल डोमेन है. तो पॉलिनोमियल लेते हैं हम कोई एफ एक्स इन डी एक्स, तो उसको इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल तब कहते हैं जब वो नॉन जीरो होता है, मतलब वो जीरो पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए. जब वो नॉन यूनिट होता है, मतलब वो किसी भी और पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होना चाहिए. अगर हमने उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट्स में लिखा, तो इन दोनों के जिन पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिखा है, देन either gx should be a unit or hx is a unit in dx where gx hx belongs to dx. मतलब इन दोनों पॉलिनोमियल में से कोई एक पॉलिनोमियल जो है वो यूनिट होना चाहिए dx का, मतलब द रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स का यूनिट होना चाहिए. यूनिट हमें पता है क्या होता है, ठीक है, is a unit in dx, matlab it is a multiplicative inverse of some polynomial in dx. Okay, now let's go back to the question. Okay, हमने बताया, मैंने बताया जैसा आपको मैक्सिमल आइडियल का सेम डेफिनेशन है यहाँ पे कि अगर दिस इज contained in some ideal I is contained in k, then I either I is equal to this or I is equal to k. ये डेफिनेशन थी मैक्सिमल आइडियल की, तो हम यही सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी है. और इट शुड नॉट बी इक्वल टू द रिंग इटसेल्फ. सो दिस इज नॉट इक्वल टू रिंग इटसेल्फ, ऑब्वियसली वी कैन सी. करेक्ट, ठीक है. Now we come to the there are two parts, you know, it's if and only if. तो पहले हम फॉरवर्ड पार्ट से मूव करते हैं. हम लेट करते हैं कि ये एक मैक्सिमल आइडियल है. हम प्रूव करेंगे कि f एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है. ओके, सॉल्यूशन. फर्स्ट मूव द फॉरवर्ड पार्ट. लेट दिस बी अ मैक्सिमल आइडियल. हमने इसको मान लिया कि ये एक मैक्सिमल आइडियल in kx. Now we need to show that f is irreducible polynomial over k. ठीक है, हमें ये दिखाना है it is an irreducible polynomial over k. Okay, then fx is non-zero because zero is not a maximal ideal. Okay, हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो f है यहाँ ये नॉन जीरो है बिकॉज f इज नॉट इक्वल टू जीरो. सिंस हाँ, बिकॉज आइडियल जो होता है वो कभी एम्प्टी नहीं हो सकता. इट कैन नॉट बी एम्प्टी, राइट. सो इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब इट इज नॉट अ जीरो पॉलिनोमियल सिंस दिस इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल इन kx. ठीक है, और फिर हमने करा कि ऑल्सो fx जो है वो एक यूनिट नहीं है, इज नॉट अ यूनिट. ठीक है, बिकॉज अगर fx एक यूनिट हो जाएगा तो क्या होगा, आई विल टेल यू. इज नॉट अ यूनिट. व्हाई? बिकॉज इफ
fx is a unit, then there is a lemma, then by a lemma there is a lemma which says, ये आप लोग लिख लो, that R is a commutative ring with unity then U is a unit if and only if R is equal to the U. Okay, this generating set by U. So ये हमारा एक लेमा है, इस लेमा से हम देख सकते हैं, ये इफ एंड ओनली इफ लेमा है, ठीक है। तो अगर fx जो है वो यूनिट हो जाएगा, ठीक हो, जैसे यूनिट हुआ इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज बाय लेमा जो हमारा kx है, दैट इज द रिंग पॉलिनोमियल, इट विल बी इक्वल टू fx, which is not possible, which is not there, which is not possible, correct? हाँ, ठीक है, it is not possible because हम it is not possible क्योंकि ये हमें पता है कि kx में खाली fx नहीं है, kx में सारे ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जिसमें जो रिंग जो जिनकी कोफिशिएंट्स k से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल एंड kx इज, और हमें पता है कि fx जो है ये मैक्सिमल आइडियल है, बट kx इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल, करेक्ट। तो हाँ, इसलिए and kx is not a maximal ideal, and although fx is, although this is okay, fx is, so this implies therefore fx is not a unit, because अगर unit होगा तो इसका मतलब है कि kx को एक मैक्सिमल आइडियल होना पड़ेगा which is not there, तो इसलिए ये नहीं हो सकता, ठीक है। now let, अब हमने क्या किया, fx को दो किसी पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में लिखा, इट कैन बी रिटन where gx and hx they both belong to kx, okay, ठीक है। now to show why we have to show, now हमने दिखा दिया कि ये नॉन जीरो है और ये नॉन यूनिट है, मतलब एक यूनिट एलिमेंट भी नहीं है, we have showed it is non zero first thing, then we have showed it is not a unit second thing, now we need to show कि अगर दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिखा है तो इनमें से कोई पॉलिनोमियल जो है वो यूनिट होना चाहिए kx में, okay। so now we need to show either gx or hx is a unit, हमें ये शो करना है, okay। now we by definition, यहाँ लिख देती हूँ मैं, by definition of irreducible polynomial, okay, ठीक है। तो हमने क्या किया, now we have fx is equal to gx dot hx, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो fx है it belongs to some gx generated by gx वाला set, and this implies कि जो हमारा fx है it is contained in gx, yes, which is contained in kx, right, yes। now as fx is maximal, we know this is maximal ideal, we have taken the first part, so this implies either gx is equal to fx or gx is equal to the ring polynomial, correct, correct। so now if this becomes equal to this, अगर ये इक्वल हो जाता है तो डिग्री भी इक्वल हो जाएगी, इसका मतलब हो जाएगा कि h यहाँ पे कांस्टेंट है, करेक्ट। देखो मैं बताती हूँ, अगर इफ वी टेक दिस पार्ट कि अगर ये gx is equal to fx, so this implies कि डिग्री ऑफ gx
will be equal to degree of fx, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों की डिग्री भी इक्वल होगी, ठीक है। तो इसका, और नाउ सिंस fx is equal to gx dot hx, this implies degree of hx will be 0. इसका मतलब डिग्री ऑफ hx 0. दिस implies hx is a constant. हाँ, इसे इसको एक कांस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है। hx is equals to c, ठीक है। तो हम लेते हैं कि let hx is a constant. Now let hx is equal to c. Since k is a field, hx is a unit. Non-zero element is a unit. Yes. Now since we know that k जो है हमारी एक field है, k is a field, तो kx में जो हमारा hx होगा वो एक यूनिट होगा. hx is a unit because it is a non-zero element. अब ये constant हो गया ना, c which is not equal to 0, and it is a element, so it is a unit because since every non-zero element is a unit in a field. तो हमारा यहाँ पे आ गया कि जो हमारा hx है वो c है, तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया दिस इम्प्लाइज hx इज अ यूनिट. इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि gx या hx में से एक चीज है. मतलब अगर gx जो है यहाँ पे fx के बराबर हो रहा है, ये हो रहा है, तो हमारी hx यूनिट आ रही है. Now if gx this particular thing is equal to kx, मतलब जो जनरेटिंग सेट है gx से वो kx के बराबर हो जाता है, तो क्या होता है, ठीक है. देन बाय द लेमा, जो लेमा हमने ऊपर लिखा था कि अगर एक कम्यूटेटिव रिंग है R, तो उसका विद कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, देन U इज अ यूनिट इफ एंड ओनली इफ kx is equals to this. इसका मतलब हम इस लेमा से we can say that this implies that it is a unit, gx is a unit, ठीक है. By this we imply that gx is a unit, ठीक है जी. तो हमने डायरेक्टली इंप्लाई कर दिया कि gx एक यूनिट है. सो देयरफॉर अगर fx जो है वो हमारा gx into hx है, ठीक है, gx और hx है, देन इधर हमने प्रूव कर दिया ना कि इधर hx इज इक्वल टू hx इज अ यूनिट और gx इज अ यूनिट, ठीक है. तो हमने प्रूव कर दिया, इसको थर्ड मान लो, ठीक है. बाय फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड we proved that fx is a irreducible polynomial over k. करेक्ट. तो हमें क्वेश्चन में दिया था कि k एक फील्ड है, हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया है, फॉरवर्ड पार्ट, ठीक है. अब हम कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे कि हम लेट करेंगे कन्वर्स हमारा ये कि हम लेट करेंगे कि kx जो है वो एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है एंड विल प्रूव दैट fx इज अ मैक्सिमल आइडियल. ओके, हाँ. तो हम लेट कर, सॉरी kx नहीं, f ही एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर kx, और हम प्रूव करेंगे कि f जो है वो एक मैक्सिमल आइडियल है, ठीक है. सो हम लेट क्या करेंगे कि f इज इररिड्यूसिबल ओवर k. ओके, अब इससे मैं समझ जा रही हूँ, अगर मैंने ये लिखा है इसका मतलब है कि एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर k. नाउ वी नीड टू प्रूव दैट f इज अ मैक्सिमल आइडियल. वही करना होगा. हम इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमल आइडियल करने के लिए हमेशा हम एक आइडियल लेते हैं k का, हम एक आइडियल लेंगे और उसको दिखाएंगे कि वो कंटेन्ड है kx में और f उसमें कंटेन्ड है, एंड देन वी विल शो इधर इट इज इक्वल टू f और इट इज इक्वल टू k, ठीक है. नाउ व्हाट विल डू लेट I be any ideal
कोई आइडियल है ये इन के एक्स, ठीक है, सच दैट एफ एक्स इज contained in I and it is contained in kx. अब हमें पता है कि kx एक फील्ड है, k एक फील्ड है, तो kx एक प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन होगा, ठीक है। प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, जिसमें एवरी आइडियल इज अ प्रिंसिपल आइडियल। आई विल शो यू द डेफिनेशन फॉर द पीआईडी, प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन, जिसमें हम यहाँ यूज करने वाले हैं, बिकॉज ये एक फील्ड है, तो इट इज अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। Okay, so a PID is an integral domain in which every ideal is a principal ideal. That is, every ideal of R has the form this, where RA such that R belongs to R for some A belongs to R. ठीक है, इसको हम वो करेंगे, मॉडिफाई करेंगे फॉर दी पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो अगर f एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर k, देन हमें प्रूव करना है कि वो मैक्सिमल आइडियल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, I एक एनी आइडियल लिया इन kx और हमने ये मान लिया कि fx इज कंटेन्ड इन I इज कंटेन्ड इन kx। ओके, नाउ टू शो either I is equal to f और I is equal to kx, हमें यही शो करना है। Everyone will agree because of the definition of maximal ideal. Okay, ठीक है। Now since we know that kx is a PID, why? Because k is a field, right? Kx is a field. अगर k is field, तो kx is also a field, and every field is a principal ideal domain, and this implies कि इसका हर आइडियल जो होगा वो क्या होगा, एक प्रिंसिपल आइडियल होगा, मतलब किसी चीज पर्टिकुलर चीज से जनरेट हो रहा होगा, करेक्ट, पर्टिकुलर एलिमेंट से। तो हम I को किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल से जनरेटिंग मान लेते हैं, gx से मान लेते हैं, जहाँ की gx जो है it belongs to the ring of polynomial kx, ठीक है। Now we can modify this particular thing and we can write it as fx is contained in gx is contained in k of x, the polynomial ring. Okay, now this implies, अब हम शुरू करते हैं। Now we need to show that either this is gx is equal to fx or gx is equals to kx. Now this implies अब हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं, फर्स्ट विल सी दिस पार्ट। नाउ सिंस दिस इज कंटेन्ड इन दिस इम्प्लाइज fx जो है वो हमारा बिलोंग करता है g of x को, करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि हम fx को gx के टर्म्स में लिख सकते हैं। इसका मतलब gx डॉट hx where gx comma hx they both belong to k of x, the polynomial ring, right? ठीक है। Now since f is irreducible, तो हमें पता है कि f जो है वो irreducible है, इसका मतलब है कि वो नॉन यूनिट है, ठीक है। f is irreducible, ठीक है। दिस implies either gx or hx is a unit, ठीक है। मतलब इनमें से कोई एक यूनिट होगा बाय डेफिनेशन ऑफ इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या कौन है। अगर gx यूनिट है तो क्या होगा, अगर gx यूनिट है, फिर से उस लेमा की हेल्प से, ठीक है, अगर यूनिट है, वही था कि अगर k is a commutative ring with unity and you then use a unit if and only if k is equal to the set produced by that particular element. Okay, so we say that if gx is a unit, then this implies by the lemma, again we can write that k of x is equal to gx. Now first part done. अगर gx यूनिट है तो हमने कर दिया कि ये है, हमें यहाँ दिखाना था एक यही चीज। दिस इम्प्लाइज kx is equal to I, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ if h of x is a unit, ठीक है, अगर h of x is a unit, we have, हाँ, fx is contained in I, f of x is contained in I, तो हमें पता है कि fx belongs to gx है,
ठीक है. Now fx is contained in I. We need to show that I, which is equal to g of x, is equal to f of x. ठीक है, हमें ये शो करना है. Now since hx is a unit, this implies h is constant. How it came? Because हमें पता है अभी यहाँ पे this implies f of x is contained in g of x, and this implies that degree of fx is equal to degree of gx, correct? And this again shows that hx is constant. Let hx be equal to c. So why? Because degree अगर same हो गई और हम fx को, now since fx is equal to gx dot hx, करेक्ट, ये हमें पता है, तो इसका मतलब है कि hx कांस्टेंट है बिकॉज gx की जो डिग्री है वो ही fx के बराबर है. ठीक है, ओके. सो हम यहाँ पे लिखेंगे I is equal to gx. Now since we know that hx is a unit, ठीक है, this implies h is constant. से सी, और ये उससे भी आता है कि अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि बिकॉज एच एक यूनिट है एंड एवरी नॉन जीरो यूनिट एलिमेंट इज अ यूनिट इन फील्ड, तो एच एक यूनिट है, तो हाँ इसको एक कांस्टेंट एलिमेंट ही होना पड़ेगा. ठीक है, ताकि वो हो राइट. नाउ क्या हो गया, अब क्या हो गया, इफ अब क्या हो गया, हमने क्या लिया, एच एक्स को एक कांस्टेंट मान लिया, तो एफ एक्स अब क्या आ गया, जी एक्स इंटू सी. तो दिस इम्प्लाइज gx is equal to fx by c, राइट. अब हमने क्या हमने को ये दिखाना है कि fx यहाँ पे कंटेंड है gx में. अगर हम दिखा दे gx जो है वो fx में कंटेंड है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. सो दिस इम्प्लाइज gx बिलोंग्स टू f of x, मतलब f of x के टर्म्स में लिखा जा सकता है gx को, तो इसका मतलब है gx बिलोंग्स टू दिस. नाउ दिस इम्प्लाइज दैट gx is contained in f of x, and we know that f of x is contained in g of x. ठीक है, by this it implies that f of x is equal to g of x. ठीक है, which is equal to I. तो हमने जो एक आइडियल लेट किया था तो हमने प्रूफ कर दिया, या तो f x इसके बराबर है या तो f x k के बराबर है, सॉरी I k के बराबर है, और हमने प्रूफ कर दिया कि f x एक मैक्सिमल आइडियल है. This implies f is a maximal ideal. Okay, so यहाँ पे हमने बस यूज किया है बहुत, like we need to know the details, we need to know the uses of the names, and we need to know everything. मतलब हमें समझ में आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए सब चीजों के बारे में, वरना हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते अगर हमें इस सब के बारे में नहीं पता होता तो. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी बहुत लेंथी क्वेश्चन है. टू द फॉलोइंग सेट ऑफ फॉर्म्स इंटीग्रल डोमेन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इफ सो स्टेट इफ दे आर फील्ड्स. हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड दैट इफ दे फॉर्म एन इंटीग्रल डोमेन. ठीक है, इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन पहली बात क्या होती है कि अगर एक रिंग आर सेटिस्फाइज की, मतलब उसमें एक यूनिटी है और वो कम्यूटेटिव रिंग है, और अगर उसके एलिमेंट को व्हेनेवर जो दो ए बी अगर जीरो है, दिस इम्प्लाइज इधर ए जीरो और बी इज जीरो. तो ये इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन होती है, मैं अभी लिख के भी बताऊंगी आपको. तो हमें ये करना है कि इन तीनों सेट्स के लिए ये देखना है कि क्या ये एक इंटीग्रल डोमेन है अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, और अगर है तो क्या वो फील्ड है. फील्ड के लिए क्या देखना पड़ता है, कम्यूटेटिव रिंग with unity in which every non-zero element is a unit. Okay, तो हम बेसिकली यूनिट पे ज्यादा फोकस करेंगे, यूनिट निकालेंगे और हम देखेंगे कि वो यूनिट सच में है कि नहीं. ओके, तो पहला पार्ट करते हैं.
first part that says the set of numbers of the form b root 2 where b belongs to q. तो मैं सीधा एक सेट ले लेती हूँ b जिसमें b root 2 की तरह नंबर्स हैं such that b belongs to q. ठीक है, तो हमें दिखाना है कि it is an integral domain. ठीक है, to show b is an integral domain, ये id is a short form for the integral domain. पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ इंटीग्रल डोमेन की. Integral domain. What is an integral domain? If a ring R satisfies first one belongs to R, that is unity belongs to R, such that a dot 1 is equals to 1 dot a is equals to a for all a belong to R. ठीक है, पहला यूनिटी होनी चाहिए, दूसरा कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए. इसका मतलब है ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू आर. एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट whenever AB is equal to 0, ठीक है, this implies either A is equal to 0 or B is equal to 0. तो ये होता है. This is the definition for the integral domain. अब हम इस पर्टिकुलर सेट में आते हैं कि हमें देखना है. तो हम क्या करते हैं, लेट कोई दो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं B को. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज अगर दो एलिमेंट्स B को बिलोंग करते हैं तो उसमें एलिमेंट्स किस तरह के हैं, b रूट 2 की तरह के हैं, लाइक रूट 2 के मल्टीपल्स में हैं. तो दिस इम्प्लाइज वी कैन राइट x एज b रूट 2 and y as c root 2 for some b comma c belonging to the rational numbers. Correct? So now we consider xy. xy उसका multiplication that will be b root 2 dot c root 2 which will be 2bc is equal to 0. हम कंसिडर करते हैं xy जो है वो इक्वल टू 0. लेट कंसिडर, इसको ऐसे नहीं लिखते, let's write it properly. We write consider xy equal to 0, that is b root 2 dot c root 2 which is equals to 2bc is equal to 0. This implies bc is equal to 0. Now in rational numbers, because bc is belonging to q, then the product also belongs to q, and if this is equal to 0 only if b is equal to 0 or c is equal to 0. So this implies that हमारा जो set है b is a integral domain. ठीक है, तो ये integral domain तो है. Now for field. field के लिए क्या होना चाहिए, पहली बात वो एक रिंग होना चाहिए. ठीक है, b हम फिर से यहाँ लिखते हैं b is equals to b root 2 such that b belongs to q. ठीक है, अब हमें पता है कि q अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन इज अ क्या कहते हैं उसको, रिंग. सो दिस विल आल्सो बी अ रिंग b कॉमा प्लस कॉमा मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, इट इज अ रिंग. हाउ, लेट्स सी इट, ऊपर से देखते हैं. b रूट 2 ऐसे सेट को हम अगर एडिशन के उसमें लें तो अबेलियन है क्या, नहीं है. तो अगर हम b रूट 2 डॉट c रूट 2 देते हैं, ठीक है, तो दिस विल बी 2bc. एंड अगर हम c रूट 2 डॉट b रूट 2 लेते हैं, दिस विल बी 2cb. ठीक है, and this is equal because bc is equal to cb in rational numbers. Commutativity holds, so we can say it is an abelian group. That's okay. Then the second part for proving that it is a ring is that it is a yes, and then it should be closed under addition and multiplication. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के उसमें क्लोज्ड है, बिल्कुल है. एडिशन के में भी b रूट 2 प्लस c रूट 2, रूट 2 कॉमन निकाला, b प्लस c हो जाएगा, जिसको हम एक नया नंबर दे सकते हैं d. तो इट इज ऑल्सो क्लोज्ड. डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एडिटिव लॉस भी होल्ड करेंगे. सो इट इज अ रिंग. Now we saw it is, if it is a commutative ring, मैंने अभी चेक किया commutative ring के लिए भी it is a commutative ring with unity. Now what is a unity in this? Unity क्या होती है?
हम x एक यूनिटी मानते हैं, ठीक है, हम यूनिटी चेक कर रहे हैं। सो हम ऐसे करके मतलब हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जैसे पहला लिखो इसको फर्स्ट, इट इज अ कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। दूसरा फॉर यूनिटी, नाउ फॉर यूनिटी हम यूनिटी चेक करते हैं कि यूनिटी है इसमें या नहीं, ठीक है। तो यूनिटी के लिए क्या करते हैं, अगर हम एज्यूम करते हैं एक्स बी अ यूनिटी, तो यूनिटी सबको पता है आइडेंटिटी फॉर दी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ठीक है। हमें उसके लिए चेक करना है कि इसमें आइडेंटिटी है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर बी रूट टू बिलोंग कर रहा है एक्स dot b root 2 should be equal to b root 2 itself, correct? So this implies x is equal to b root 2 upon b root 2, which is equal to 1, and it belongs to q, so 1 is our unity, and we verify it by b root 2 dot 1 is equals to b root 2. Yes, so it is verified, so this implies 1 is unity, तो इट बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। अब हमें देखना है इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूनिट, ठीक है। अब हम थर्ड लेते हैं, लेट बी रूट टू इनवर्स बी अ यूनिट ऑफ बी रूट टू बिलोंगिंग टू बी, ओके। अब हमें चेक करना है कि क्या ऐसा कोई इनवर्स एग्जिस्ट करता है हर नॉन जीरो एलिमेंट के लिए। बी रूट टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। जीरो एलिमेंट के लिए नहीं, बी रूट टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि बी रूट टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, करेक्ट। अगर ये रूट टू बी रूट टू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब है बी भी नॉन जीरो है, क्योंकि रूट टू तो नॉन जीरो है ही है, तो बी को भी नॉन जीरो ही होना पड़ेगा। अगर बी जीरो हो जाएगा तो बी रूट टू शुड बी इक्वल टू जीरो। अब नॉन जीरो क्यों होना चाहिए, बिकॉज हम उसमें कर रहे हैं फील्ड के डेफिनेशन में नॉन जीरो एलिमेंट जो होते हैं वो होने चाहिए। अच्छा, इसका जीरो एलिमेंट क्या है पहले हम वो भी चेक कर लेते हैं। बी रूट टू प्लस सी इज इक्वल्स टू बी रूट टू, जीरो ही है, ठीक है, इट इज जीरो ओनली, सो इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। हाँ, तो b इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियरली दिमाग में रखना है इसको, ठीक है। नाउ हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करके वन यूनिटी आनी चाहिए, तो बी रूट टू इंटू बी रूट टू का होल इनवर्स शुड बी इक्वल टू वन, करेक्ट। सो दिस इम्प्लाइज बी रूट टू का इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन बी रूट टू। अब आपको दिख रहा होगा कि ये तो एलिमेंट हमें लग ही नहीं रहा क्यू सेट का, बी सेट का, तो हमें पहले इसको बी सेट का बनाना है। तो बी रूट टू और बी रूट टू से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो वी गेट बी रूट टू अपॉन टू बी स्क्वायर, एंड वी गेट इट एज, हाँ, सो वी गेट इट एज वन बाय टू बी रूट टू। मतलब ये वन बाय टू बी जो है, अब ना b is equal to not equal to zero, तो 1 by b is also not equal to zero, ठीक है। so b is not equal to zero, तो 1 by b is also not equal to zero, and 1 by 2b is also not equal to zero. So this implies that it belongs to q, right? Belongs to b, sorry, belongs to b as 1 by 2b belongs to q, right? बिकॉज क्यू में कैसे नंबर होते हैं, m by n वाले टाइप के नंबर होते हैं, तो ये वही नंबर है, तो 1 by 2b. So this implies unit, this implies every non-zero element is a unit. Every non-zero element is a unit. So therefore the given set B under normal operation is a field. Okay, it is a field. अब सेकेंड हमें दिया हुआ है, second we have, what is the second thing, set of positive, set of even integers. हाँ, set of even integers, तो हम यहाँ पे इसको एक सेट का नाम देते हैं e. E is all the set of even integers 2x such that x belongs to z, right? okay, even मतलब 2 के मल्टीपल्स 2x के टाइप का, yes, ठीक है। तो हम इसको भी प्रूव करना है कि ये इंटीग्रल डोमेन है, तो लेट
A comma B belong to E, this implies A can be written as 2x and B can be written as 2y, where x comma y belongs to integers. Yes. Now consider AB equal to 0. This implies 2x dot 2y equal to 0. This implies 4xy equal to 0. This implies xy equal to 0, where xy belongs to integer. फिर से integer में देखते हैं, तो integer में xy 0 तभी हो सकता है या तो x only if either x is equal to 0 और y is equal to 0. ठीक है, तो ये होना ही चाहिए. This implies E जो मैं सेट दिया हुआ है is an integral domain. Now we to see if it is a field. फिर से फील्ड में वही करना पड़ेगा. फील्ड में हमें 2z समझ लो दिया हुआ है, इवन इंटीजर्स 2z with respect to normal addition and multiplication. हमें क्लियरली पता है कि 2z with respect to addition is an abelian group. ठीक है, और उसके सिवाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करेंगे. इट विल बी क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, और एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी. वी नो एसोसिएटिविटी होल्ड्स, सो इट इज अ रिंग. क्लियरली इट इज अ रिंग. रिंग पे कोई डाउट नहीं है. ठीक है, हम रिंग नहीं डिस्कस करेंगे, हम कम्यूटेटिविटी से चीजें करेंगे. कम्यूटेटिविटी करते हैं. कम्यूटेटिव रिंग प्रूव करने के लिए वी नीड टू शो दैट इट इज कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, लेट a कॉमा b बिलोंग टू e या 2z, हम यहाँ इसको 2z मान लेते हैं, बिलोंग टू 2z. ठीक है, ये जो e है हमारा, इसको हम 2z भी लिखते हैं, मतलब पॉजिटिव इवन इंटीजर्स. ठीक है, 2z. सो अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए. ठीक है, सो ए बिलोंग्स टू z, तो a विल बी सम 2x and b will be some 2y, where x comma y belong to integers. ठीक है, now ab will be equal to 2x dot 2y will be equal to 2xy. ठीक है, and xy can be equal to yx in integers, which is can be written as 2yx, which is equals to 4yx. This will be 4xy and this will be 4yx. This can be written as 2y dot 2x, which is equal to ba. तो अगर ab is equal to ba है for all a comma b belonging to 2z, so this implies it is commutative ring. ठीक है, अब यूनिटी के लिए चेक करते हैं. यूनिटी के लिए यूनिटी, let x be the unity. Now a belongs to 2z. ठीक है, तो यूनिटी से मल्टीप्लाई करके should come a itself. So this implies a is equal to some 2x where x belongs to integers. ठीक है, तो a dot x should be a. This implies 2x नहीं, 2y लेते हैं बिकॉज हम यहाँ पे x को उससे डिनोट कर रहे हैं. 2y dot x it should be equal to 2y. ठीक है, तो यहाँ हमारा x आ गया 2y by 2y which is equal to 1. So हमारा यूनिटी क्या है, but 1 will not belong to 2z, right? 1 doesn't belong to 2z. यूनिटी ही नहीं है. We don't have unity. So it says कि x एक यूनिटी ले रहा है हमने. a को 2z से बिलोंग किया, a by a 1 आ जाना चाहिए, x को 1 आना चाहिए, but 1 will not belong to 2z. So clearly we can see that 1 which does not belongs to 2z integers, right? So unity does not exist. तो यही हम फेल हो गए कि 2z conduct this it is not a field as unity does not exist. So this implies that 2z under multiplication and ordinary addition and multiplication is not a field. Now we come to the third part. Third part क्या बोल रहा है हमारा,
set of positive integers. Now we go to the set of positive integers. Third part हम ले लेते हैं set of positive integers मतलब z plus, ठीक है. तो हम लेते हैं now let a comma b belong to z plus. Consider ए बी इज इक्वल टू 0. अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है तो किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा. पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट में अगर जैसे 5 into 0 इज ओनली 0, 5 into 3 इज नेवर 0, करेक्ट. अगर तो किसी एक को 0 होना पड़ेगा. यस. सो इसका मतलब है कि ये एक इंटीग्रल डोमेन है. a is equal to 0 और b is equal to 0. बट पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 तो आता ही नहीं है, लेकिन a is equal to 0 और b is equal to 0. ठीक है. हाँ, तो we were saying कि यहाँ पे a b is equal to 0 implies a is equal to 0 और b is equal to 0, which is not possible actually. इन दोनों में से कोई भी एक चीज 0 नहीं हो सकती. As a and b belong to z plus, ठीक है. z plus में 0 नहीं होता, ठीक है. तो this implies that z plus is not an integral domain. ठीक है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है z plus. ठीक है. और ये पहले वाले पार्ट में वी हैव डन अ मिस्टेक, आई हैव डन अ मिस्टेक एक्चुअली. यहाँ पे हमने जब बात करी इंटीग्रल डोमेन की तो मैंने क्वेश्चन में पहले ही पहले जब डेफिनेशन लिखवाई तो उसमें बोला था कि यूनिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पॉइंट है. तो यहाँ पे जब हमने देखा ना फील्ड के लिए कि उसके पास यूनिटी नहीं है, तो यहाँ पे भी जब यूनिटी नहीं है तो इट कैन नॉट बी एन इंटीग्रल डोमेन. ओके, बाकी भले ही वो कर रहा हो, सॉरी, हाँ, यहाँ पे x y is equal to 0 only if either x is equal to 0 और y is equal to 0. तो यहाँ पे हो सकता है 0, बट हमें नहीं, इसमें यूनिटी ही नहीं है जब 2z में, सो इट कैन नॉट बी एन इंटीग्रल डोमेन. ठीक है. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये गलत हो गया. बट सिंस E does not have unity, it cannot be an इंटीग्रल डोमेन. ओके, यहाँ पे यूनिटी नहीं है, हमने यहाँ प्रूफ किया है बिकॉज 1 जो है वो 2z से बिलोंग ही नहीं करता. इट डज नॉट हैज अ यूनिटी, सो इट इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन. ठीक है. ऐसे यहाँ पे भी हमने प्रूफ कर दिया कि ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है. और फील्ड के लिए चेक कर लेते हैं एक बार. फील्ड के लिए रिंग तो क्लियरली है, कम्यूटेटिविटी चेक करनी है. ए बी शुड बी इक्वल टू बी ए, क्लियरली इट इज अ कम्यूटेटिव रिंग. ठीक है. अब यूनिटी के लिए चेक करते हैं यूनिटी. ठीक है. लेट x belonging to z plus be the unity. ठीक है. तो x dot a should be equal to a. तो x हमारा आ गया a by a which is equal to 1 which belongs to z plus. ठीक है. तो यूनिटी है. So this implies 1 is the unity. Okay, यूनिटी है. अब every non-zero element should be a unit. ठीक है. Let A inverse be the multiplicative inverse है. ठीक है. A inverse है, हम लेते हैं, लेट करते हैं A inverse be the multiplicative inverse of A belonging to Z plus, and clearly A is non-zero only. Z plus का वो देख लेते हैं कि क्या होगा. A plus C should be equal to A. C is equal to, does not has a zero element. Zero element तो है ही नहीं इसके में. It should not be equal to 0. A is not equal to 0 clearly. तो A into A inverse should be equal to 1. So A inverse is equal to 1 by A. 1 by A never belongs to Z plus. We know it's not an integer. Okay, it's not equal to 0 though, but it is not an integer.
does not belongs to 1z plus. This implies that non-zero elements are not unit. क्योंकि उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. So this implies z plus under ordinary addition and multiplication is not a field. Okay, so we are done with this and by this we end our today's lecture. आज हमने काफी लेंदी क्वेश्चंस किए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए. आई होप आपको समझ में आए. अगर नहीं समझ में आए तो बार बार देखना और ट्राई करना कि आपको समझ में आए. Okay, with this we end our lecture. Thank you so much.